हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, झमाझम चकाचक एक नंबर। चलो, बहुत बढ़िया। तो आज फिर हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। वो एक क्लास किसके लिए लेकर आए हैं? क्लास 10th एमपी बोर्ड वालों के लिए। और इस क्लास में हम लोग मात्र कुछ ही मिनट में हम लोग पूरी इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा भाई साहब, कुछ नहीं। जो जो एग्जाम में पूछा जाता है वही वही हम पढ़ेंगे। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैंने 100% इकोनॉमी कंप्लीट कर दी यहाँ पर, 100%। वही मात्र 50 से 60 मिनट में आपकी पूरी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी। और एग्जाम से एक दिन पहले देख के चले जाना, बस भला हो जाएगा जीवन में, भला एकदम। 75 नंबर में से 70 नंबर कहीं नहीं गए आपके, कहीं नहीं। यदि आपने अच्छे से वो लिख दिया तो 75 में से 75 आ जाएंगे आपके, 75 में से 75 आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम क्या करने वाले इसमें? पीवाईक्यू, थ्योरी, शॉर्ट नोट्स वही पढ़ेंगे जो एमपी बोर्ड पूछता है। अपन उसके अलावा पढ़ेंगे नहीं कुछ, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर फर्स्ट से, वो है डेवलपमेंट यानी विकास। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। अच्छा, क्या होता है डेवलपमेंट? क्या होता है बताओ। देखो, हम सबके लिए विकास की डेफिनेशन अलग है। और डेवलपमेंट क्या है? टाइप का हमारे लिए गोल है। क्या है? गोल। और गोल सबके लिए अलग होता है। कुछ गोल ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, कुछ गोल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। और कैसे प्रश्न पूछे गए देख लो आप। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से, जिस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है, अब पढ़ाऊंगा मैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कैसी प्रोसेस है, ये भी पढ़ाएंगे अपन अभी। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या डिफरेंस है, ये भी पढ़ेंगे। और कौन सा स्टेट लिटरेट है, चलो ठीक है। तो इसको अपन अगले पेज इस पे करते हैं, चलो ठीक है। देखो, एक स्टूडेंट और एक टीचर के लिए गोल अलग होते हैं, और उनके लिए डेवलपमेंट भी अलग होता है। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट के गोल्स ऐसे होते हैं जो सभी के लिए यूनिफॉर्म होते हैं, जो सबके लिए क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं। लेकिन देश के लिए, किसी कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल आपका जीडीपी, दूसरा पर कैपिटा इनकम, जिसे हम लोग एवरेज इनकम का नाम भी मतलब देते हैं। इसको हम लोग एवरेज इनकम का नाम भी देते हैं। चलो इसको अब थोड़ा देख लेते हैं। अब जीडीपी क्या होती है बताओ। जीडीपी क्या होती है? चलो, मैं बढ़िया एक प्यारी सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझो। ये कोई देश है, और क्या है? इस देश की बाउंड्री है। ये रेड कलर से जो करा मैंने, ये क्या है? किसी देश की बाउंड्री है। अब इसके अंदर तीनों सेक्टर काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब सिर्फ सुनो, अभी मैं जब सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसमें एक्सप्लेन कर दूं डिटेल में। अब सुनते जाओ बस ना। अब इसमें तीनों सेक्टर काम कर रहे हैं, और तीनों सेक्टर क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन करते हैं। बोलो हाँ कि ना। प्रोडक्शन मात्र दो चीजों का करेंगे, या तो गुड्स का करेंगे, या तो सर्विसेज का करेंगे। जब एक गुड्स एंड सर्विस हमारे पास आती है क्या बनकर? फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनकर। जब गुड्स एंड सर्विस हमारे पास फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनकर आती है, तो उसकी निकाली जाती है वैल्यू। और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। जीडीपी क्या है बोलो? जीडीपी एक टोटल वैल्यू है। क्या है? एक टोटल वैल्यू। किसकी टोटल वैल्यू है ये? सर, ये टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस की। किसकी टोटल वैल्यू है? फाइनल गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू है। जिसका प्रोडक्शन जिसका प्रोडक्शन किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर होता है, एक साल के अंदर। किसके अंदर? एक साल के अंदर। वही क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। पूछ चुका आपसे एग्जामिनर एक बार। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो क्या होता है? टोटल वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस करते हैं किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर। अब मैं यहां पर बात करूं वैल्यू की। प्राइमरी में क्या था आपको पता है? खेती। अब मैंने खेती कितनी करी, उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? रुपीस में। सेकेंडरी की वैल्यू भी निकालूंगा रुपीस में,
और टर्सरी की वैल्यू भी निकाल लूंगा रुपीस में। लेकिन कौन सी वैल्यू, मतलब कौन से गुड्स की वैल्यू हमेशा निकलती है फाइनल की, यानी जो कंजप्शन के लिए रेडी हो, वो क्या कहलाती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस कहलाती है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी जीडीपी। दूसरा समझो पर कैपिटा इनकम, इसको हाँ समझो, इसको इधर समझो थोड़ा सा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, चलो इसको ऐसे समझो। मान लो इसको हम लोग एवरेज इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एवरेज इनकम भी बोलते हैं। चलो इसको थोड़ा सा गौर से सुनना, है ना, मजा आएगा इसमें, मजा आएगा आपको। चलो सुनो, मानो चार दोस्त है, कितने दोस्त है, चार, एक, दो, तीन, चार। ये चारों दोस्त क्या करने जाते हैं, पार्टी, और पार्टी का खर्चा आता है 100 रुपए। टोटल खर्चा कितना हुआ पार्टी का, 100 रुपए। पार्टी कितने लोगों ने करी, चार लोगों ने। तो मैंने किसी से पूछा भाई कितना खर्चा हुआ होगा पर पर्सन, तो आपने बोल दिया भाई 25 रुपये पर पर्सन खर्चा हुआ होगा। ये मैंने एवरेज निकाल दिया। एवरेज कैसे निकालते हैं, भाई टोटल कितना हुआ और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल यहाँ पर 100 रुपये हैं, चार लोग हैं, तो 25 रुपये हमने खर्चा निकाल लिया। ये हम ऐसे निकालते हैं एवरेज का फॉर्मूला, आपने गणित में या मैथ में पढ़ा होगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि यार मान लो एक पहला नंबर का दोस्त, दूसरा नंबर का दोस्त, चौथा नंबर का दोस्त, पहला ने दिए कितने रुपए, मान लो 100 में से पहले वाले ने दिए 40 रुपए, दूसरे वाले ने दिए 20 रुपए, तीसरे वाले ने दिए 30 रुपए, और चौथा वाले ने दिए 10 रुपए। और मैंने इसका एवरेज निकाला तो कितना निकल के आ रहा है, अभी भी 25 रुपए निकल के आ रहा है। क्या मुझे बताओ किसी ने 25 रुपए खर्च किए क्या, नहीं, किसी ने 40, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 10। अब यहां तक समझ में आया, मतलब मोटा मोटा मैंने एवरेज निकाल के बोला 25 रुपए। जब हम देश का निकालते तो क्या निकालते, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सर हम लोग टोटल टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, सॉरी, नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। अब यहाँ पर मान लो नेशनल इनकम कितनी है, 100, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4, एवरेज कितना निकल गया है, 25। क्या मुझे ये बताओ तुम लोग भी कमा रहे हो क्या, कमा पा रहे हो क्या, क्या मैं भी इतना कमा रहा हूँ क्या, नहीं। इसलिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर निकल के नहीं आता, इसमें कोई एग्जैक्ट फिगर निकल कर नहीं आ रहा है पर कैपिटा इनकम का। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एवरेज इनकम कहेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, एक एग्जैक्ट या फाइनल फिगर निकल कर नहीं आ रहा। चलो इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अपन। तो पर जीडीपी पर कैपिटा इनकम ये सब क्या है, डेवलपमेंट को नापने के तरीके हैं, किसी भी देश में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ। हाँ, कौन सा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश है, राज्य हमारा मध्य प्रदेश, सॉरी हमारे इंडिया में वो है केरल। वो कौन सा है, केरल। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जिसकी वजह से डेवलपमेंट, सॉरी जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है, जिस पर, जीडीपी पर कैपिटा इनकम। अभी एक को पढ़ाऊंगा मैं, हेल्थ वगैरह, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सब भी कहलाते हैं ना। को 3 डिफरेंस लिखो डेवलपिंग कंट्रीज, बताओ क्या डिफरेंस होगा। पहली बात तो वर्ल्ड बैंक आएगा वर्ल्ड बैंक, वो बताया कि भाई यदि किसी किसी कंट्री की इतनी पर कैपिटा इनकम है तो वो क्या कहलाएंगे, डेवलप। यदि इससे कम है तो क्या कहलाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज। यदि किसी का इंफ्रा अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, वो डेवलप कहलाएंगे। जिसका ये सब अच्छा नहीं है वो क्या कहलाएंगे, डेवलपिंग कहलाएंगे। इतना क्लियर है। चलो अब मोस्ट इंपोर्टेंट इससे टॉपिक आता है, वो है ये वाला, कौन सा है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत ही मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस पूछो मत, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इसका मैं थोड़ी सी कहानी अपन डिस्कस करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स, चलो क्या कहलाता है ये, क्या होता है ये। चलो ठीक है, क्या हुआ था एक्चुअली, इसका जो शुरुआत की गई थी इसकी, एक पाकिस्तान के व्यक्ति थे, उन्होंने शुरुआत करी थी। फिर क्या हुआ, यूएनडीपी ने, किसने, यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे शुरुआत कर दी 1992 से। किसने करी शुरुआत? 1992 से। अब यूएनडीपी ने सोचा है अपन किसी भी देश का डेवलपमेंट नापे तो नापे कैसे, तो उसने एक रिपोर्ट निकालना चालू कर दी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या उसको आप बोल दे तो कभी सभी प्यार से HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नापेंगे कैसे? तो उन्होंने बोला 3 पैरामीटर अपन यूज करेंगे। कौन कौन सा भाई साहब? अब जो पहला पैरामीटर है वो रहेगा आपका पर कैपिटा इनकम, या इसी को हम लोग इस कंसिडर कर सकते हैं किसके अंदर? लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। दूसरा क्या लेंगे इसमें? हेल्थ लेंगे। और तीसरा क्या लेंगे इसमें? एजुकेशन। इसी के आधार पर हम किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम को नापेंगे, सॉरी, इसी के आधार पर किसी भी देश का विकास हम नापेंगे, पर कैपिटा इनकम नहीं, डेवलपमेंट नापेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे फिर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन निकालता है? ये यूएनडीपी निकालता है। कब से निकालना स्टार्ट करी? 1992 से। कितना पैरामीटर है इसके अंदर? 1 2 3 इसके अंदर पैरामीटर है। कितने इसके अंदर? 3 पैरामीटर है। ठीक है, चलिए पूछा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट HDI से। HDI का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 25 में 1 नंबर में आया था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? यूएनडीपी। देखो 24 में भी आ गया, 25 में भी आया, तो हो सकता है 26 में भी आपसे पूछ चले। चलो, तो ये था पहला चैप्टर, बस नहीं था, इससे ज्यादा नहीं पूछा आपसे पहले चैप्टर में। देखो बहुत कम आए, 2-2 नंबर के, 3 एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए इससे, तो ज्यादा इसमें आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने पढ़ना, इससे ज्यादा आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, 3-4 टॉपिक है बस, लिमिटेड है वो। अब अगला चैप्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक का, और मुझे लगता है कि पहले ही देना था, कोई यहीं से इकोनॉमिक का बेस चालू होता है, पर ठीक है सेकंड में रख दिया, सेकंड ही सही होगा। चलो, सेकंड चैप्टर जो है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो 3 सेक्टर पढ़ना अपने को, है ना? वही एग्रीकल्चर किस सेक्टर का पढ़ना, ये सब अपन इसमें से देखते हैं डायग्राम से ना, सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी इसमें, आपकी 4 मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा बेस क्लियर कर देता हूँ पहले आपको। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, किसकी बात करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि वो सब एक्टिविटीज जिससे क्या कमाया जा रहा है? प्रॉफिट कमाया जा रहा है। क्या कमाया जा रहा है? प्रॉफिट। अब इसके 3 आधार है, ये 3 डिवीजन है इसके, कि 3 आधारों पर इसका डिवीजन किया गया है। पहला है नेचर के बेस पर, यानी नेचर के आधार पर। दूसरा है ओनरशिप के आधार पर, और तीसरा किया है वर्क के आधार पर। नेचर के आधार पर इसके 3 डिवीजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ओनरशिप के आधार पर 2 डिवीजन है, पब्लिक और प्राइवेट। और वर्क के आधार पर भी 2 डिवीजन है, एक ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। बोलो इतना क्लियर है? इसके 3 आधार है, यानी 3 डिवीजन है, 3 आधारों पर डिवीजन है, नेचर के बेस पर, ओनरशिप के बेस पर और वर्क के बेस पर। ठीक है, चलो मैं तीनों को एक एक करके समझा दूंगा। यहां से एक प्रश्न पक्का आपका, एक प्रश्न यहां से भी पक्का आपका। ठीक है, इसलिए प्यार से इत्मीनान से समझना। ठीक है, मजा आएगा। चलो, तो एक अच्छा डायग्राम लेके आया हूं मैं। चलो इसको समझो। तो यहाँ पर 3 आधार दिए हुए हैं, सॉरी बाबर आधार आधार निकल रहा है, यहाँ पर 3 डिवीजन दिए हुए हैं नेचर के बेस पर। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा कौन सा दिया है? टर्सरी। 3 डिवीजन है। चलो पहला समझते हैं प्राइमरी। क्या होता है प्राइमरी, बताओ सर? प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें डायरेक्ट नेचर का एक्सप्लोइटेशन किया जाता है। किसका? प्रकृति का एक्सप्लोइटेशन किया जाता है डायरेक्ट रूप से। इसके अंदर आता है सबसे मेनली एग्रीकल्चर, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, है ना, इन सब से डील करता है। समझ में आ गया? पहला है फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। इन सब में क्या हो रहा है बताओ? इन सब में हो रहा है सर नेचर का एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसको हम लोग बड़े प्यार से बोल देते हैं इंडस्ट्री सेक्टर। मतलब अब समझो इसमें
रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? प्राइमरी से। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी में। मतलब रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है? प्राइमरी से। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है कहां पर? सेकेंडरी के अंदर। ठीक है। अब तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। अब ये सामान बना दिया, सामान बनाकर कहीं ना कहीं बेचना तो पड़ेगा ना, तो सामान बनाकर कहाँ बेचोगे? टर्सरी में। जो मार्केट आता है वो किस में आता है? टर्सरी के अंदर। इसके अंदर वो क्या आता है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, आईटी, है ना, ये सब किसके अंदर आता है? आपका प्राइम टर्सरी के अंदर आता है। तो तीन सेक्टर है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी। और तीनों का कंट्रीब्यूशन किसमें होता है? जीडीपी में होता है। अब बताओ मुझे कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? बताओ किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? बताओ जीडीपी में। टर्सरी का। क्यों? आसपास देख लो, दुकानें मिलेंगी आपको, स्कूल मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, मतलब सब कुछ मिलेगा। क्या खेत इतने मिल पाएंगे? क्या इंडस्ट्री इतनी मिल पाएगी? क्या बिल्कुल भी नहीं। मतलब यदि मैं बात करूं, अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, यहाँ समझ लो। यदि मैं बात करूं जीडीपी की, तो जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है टर्सरी का। दूसरे क्रमांक पे यानी दूसरे नंबर पे होता है, वो होता है आपका सेकेंडरी का। और तीसरे पे होता है आपका प्राइमरी का। ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन समझा रहा हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? तो मैं कहूंगा रोजगार में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी का नहीं है, किसका है? प्राइमरी का है। सेकेंड नंबर पर आपका टर्सरी है, थर्ड नंबर पर होता है आपका सेकेंडरी। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्या मुझे बताओ, पूरे जमाने में आपको इंडस्ट्री मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्या पूरे जमाने में आपको टर्सरी सेक्टर मिलेगा क्या? अरे मतलब छोटे छोटे गांव में क्या बड़े बड़े मार्केट होते हैं क्या? हैं? और मार्केट में काम करने के लिए चाहिए स्किल। वो यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? इंडस्ट्री चाहिए। होगा क्या ऐसा? फिर कहाँ ऐसे बात कर रहे हैं अपन? हम्म, ठीक है, चलो ठीक है। ओके, ठीक है, चलो। अब प्राइमरी, प्राइमरी में ऐसा रहता है कि भाई साहब इतनी ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। और इसकी वजह से यहाँ पर एक समस्या देखने को मिलती है, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। मतलब यहाँ पर हमें एक समस्या देखने को मिलती है, छुपी हुई बेरोजगारी। मतलब सामने वालों को ऐसे लगता है कि भैया उसके पास रोजगार है, ठीक है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं भैया, नया प्रश्न आ चुका है भाई, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के भी डिफरेंस बताओ। वो हर साल एक प्रश्न आता है, इसमें से भी आ ही रहा है, मतलब क्या बोल रहे हैं, हर साल ही आ रहा है इसमें से, पता नहीं क्यों आ रहा है, पर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बोला तीन थे, पहला है प्राइमरी, दूसरा है आपका क्या बोल रहा था यार मैं, पहला होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी, और तीसरा होगा टर्सरी। ये तो होगा किस बेसिस पर? नेचर के बेस पर। दूसरा हम समझेंगे वर्क के बेस पर, है ना। वर्क के बेसिस पर दो डिवीजन है, एक है ऑर्गेनाइज और दूसरा है अनऑर्गेनाइज। ठीक है। अब देखना बच्चा कंफ्यूज होता है जब उसके सामने क्वेश्चन आता है कि पब्लिक और प्राइवेट, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में डिफरेंस लिखो, तो कभी सभी क्या करता है, पब्लिक का ऑर्गेनाइज में डाल देता है, वो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का डाल देता है प्राइवेट पब्लिक में। तो कहने की कंफ्यूजन होती है। चलो, तो ये कंफ्यूजन ना हो तो अपन वही देखेंगे आज। चलो भैया पहले ही देख लेते हैं अपन, ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर डायग्राम से पूरा लग रहा होगा। मान लो कोई व्यक्ति है किसी बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइज। और कोई मजदूर है, कोई खेती कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, तो वो कहलाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सिंपल है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक एक करके हम समझते हैं एक पॉइंट को। ठीक है, पहला पॉइंट समझो, पहला ऑर्गेनाइज और दूसरा है अनऑर्गेनाइज। ठीक है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कंपनी है। अब कंपनी तो ऐसा तो नहीं होगा कोई भी खोल के बैठ जाएगा, पहले क्या करवाएगा? उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन उसको फॉलो करेगा, जो भी सरकार के रूल्स और रेगुलेशन उसको फॉलो करेगा। ठीक है।
क्या मुझे बताओ अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ है क्या? कोई ठेला लगा रहा है या कोई मजदूरी कर रहा है, आज वहां काम कर रहा है, आज परसों वहां काम कर रहा है, नरसों यहाँ काम कर रहा है, तो मुझे बताओ क्या वो रजिस्टर्ड है क्या? क्या सरकार के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर जॉब होती है, सीधी सी बात है, 5 से 9 की जॉब है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है, बस। कि दुकान वालों का ऐसा कुछ है क्या? मजदूर कभी भी आया, कभी भी आ गया, कोई ऐसा फिक्स आवर नहीं है। यहाँ पर क्या होती है, सैलरी होती है, अलाउंस होता है, बेनिफिट होता है, पीएफ वगैरह होता है, मेडिकल लीव होती है, पेड लीव होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज के अंदर ऐसा कुछ है क्या? भैया कोई पत्ते बिनने का काम करता है, कोई ठेला लगाने का काम करता है, कोई सड़क पे समोसे बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, क्या उनके कोई वेजेस फिक्स है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि रिक्शा ना चलाए कोई रिक्शा वाला, कोई ठेला वाला ठेला ना लगाए, तो उसको फिर भी पैसा मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या कोई सिक्योरिटी जॉब है क्या? है, पर उतनी नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी इंप्लॉयमेंट होती है, ये तो ठीक है, होता होगा। जैसे आपका बैंक, रेलवे, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिस, आईटी कंपनी, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हुए लेबर, कोई काम मतलब कहीं पर बिल्डिंग बन रही है उसमें कोई काम कर रहा है लेबर, वो भी होता है। स्ट्रीट वेंडर जो ठेला वाला लगाते हैं, रिक्शा को चलाते हैं, है ना, छोटे मोटे दुकानदार, ये सब किस में आते हैं? अनऑर्गेनाइज के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये होगा अपना ऑर्गेनाइज। अब देखो प्रश्न कैसे आया था कि 2 फ्यूचर बताओ ऑर्गेनाइज के, बता रही है 4-5 फ्यूचर है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा काम करते लोग अनऑर्गेनाइज के अंदर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। तो बात करते चलो, आप किसी भी शहर में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, हम दोनों का पढ़ेंगे, गांव का और शहर का। ये अच्छा प्रश्न है ना, अच्छा प्रश्न है ये। अब बात करना हम सॉरी हमें बात करना है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। किसकी बात करना है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, ठीक है। अब ये दो इसमें, एक है अर्बन एरियाज की बात करना है, और दूसरी हमें बात करना है रूरल एरियाज की। चलो, अर्बन में आप बताओ मुझे कैसे जॉब क्रिएट करोगे? अर्बन में मुझे बताओ कैसे जॉब क्रिएट करोगे, बताओ चलिए। हम्म, बताओ चलो, समझाता हूँ। देखो, अर्बन एरियाज में जॉब क्रिएट करना तो वैसे बहुत सारे पॉइंट है, लाइक कुछ कंपनी ओपन करवा दो, है ना, इन्वेस्टमेंट करवा दो, इंडस्ट्री ओपन करवा दो, तो अपना आप रोजगार डेवलप हो जाएंगे। कहाँ पर? अर्बन एरियाज के अंदर। बात करते हैं रूरल एरियाज में कैसे डेवलप होगा, तो एक स्कीम है एमजी नरेगा स्कीम। एमजी नरेगा स्कीम, और इसको प्रमोट कर दो, है ना, उसको उसको अच्छे से चला दो। अब तो नाम चेंज होगा, वीबी रामजी से नाम चेंज कर दिया उसका, है ना। अब 125 दिन के लिए रोजगार मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन एमजी नरेगा में ये कहा गया था कि भैया पंचायत पंचायत 100 दिनों के लिए जॉब प्रोवाइड करेगी। वो स्कीम कब आई थी? 2005 में। इसको जितना अच्छा प्रमोट कराओगे उतनी ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, और बाकी जो भी आपको लिखना लिख दो। लेकिन पहली प्राथमिकता, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? एमजी नरेगा। उससे आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज इतना दम नहीं रखा था आपका आंसर पे, ठीक है। आंसर में दम भरना है तो क्या लिखोगे? एमजी नरेगा स्कीम, ठीक है। चलो, ये देखो, एमजी नरेगा स्कीम कितने दिन के लिए जॉब प्रोवाइड करती है? 100 दिनों के लिए। ये होगा। अब हम पढ़ना है पब्लिक और प्राइवेट, एक से पढ़ना है पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। ओनरशिप के आधार पर 2 डिवीजन में पढ़ना है, एक पढ़ना है पब्लिक और दूसरा पढ़ना है प्राइवेट। पहला पब्लिक में क्या, बताओ मुझे? पब्लिक मतलब जो किसके कंट्रोल में होती है? सरकार के। जिसका मालिक कौन होता है? सरकार। प्राइवेट में कोई सरकार कोई मालिक होता है क्या यहाँ पर? नहीं भैया। प्राइवेट में ओन बाय इंडिविजुअल और कंपनी। यहाँ मालिक कौन होता है? कोई व्यक्ति होता है, विशेष होता है, या कोई कंपनी होती है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। दूसरा समझो यहाँ पर, पब्लिक में जो चीजें होती है थोड़ी सी क्या होती है? सस्ती होती है। अब मुझे बताओ, पब्लिक प्राइवेट में कुछ ऐसा होता है क्या
प्राइवेट में कुछ ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ पर चीजें होंगी क्या होंगी? थोड़ी सी एक्सपेंसिव, थोड़ी सी क्या होंगी? महंगी होंगी। अब आ जाओ वापिस से। तीसरा, यहाँ पर थोड़ी सी, हाँ ये लोग प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? अच्छा, प्रॉफिट के लिए होती है कि पब्लिक के लिए होती है? सीधे सीधे लोगों के लिए। किसके लिए होती है? पब्लिक वेलफेयर, यानी लोगों के कल्याण के लिए होती है। और प्राइवेट किसके लिए होती है? मात्र केवल प्रॉफिट के लिए। इनको कोई मतलब नहीं है ना, लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको खुद के विकास की पड़ी है ना। चौथा पॉइंट, थोड़ी सी क्वालिटी क्या रहती है यहाँ पर? कम रहती है। वही प्राइवेट में क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी रहती है। ये लोग कमाते कैसे? सीधे सीधे टैक्स लगा के कमाएंगे। वही कमाएंगे कैसे? सीधा सीधा प्रॉफिट से कमाएंगे। ये होगा आपके 4 से 5 पॉइंट। आपको मात्र कितने इतने पॉइंट लिखना है? 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, अपन इतने सारे पॉइंट कवर कर लिए। तो ठीक है, हमारा जो सेकंड चैप्टर पूरी तरह से क्या होगा? कंप्लीट हो गया। अब आता है तीसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मनी और क्रेडिट। ठीक है, चलो। फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है? व्हाट इज मनी क्या होता है? फॉर्म ऑफ मनी, व्हाट इज मनी, हु इज मनी। चलो ठीक है, पहले समझो मनी क्या होता है, बताओ। हमारे इंडिया में क्या था? पहले इंडिया में क्या था? पूरी दुनिया में समझ लो, पहले क्या था? बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब क्या होता है? सामान के बदले सामान। अब ये सामान के बदले सामान भी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू, अब कौन सा सामान की कितनी वैल्यू, थोड़ा सा पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। फिर क्या आगे इसकी समस्या किसने सोल्व करी? करेंसी ने। करेंसी या मनी आने की वजह से थोड़ी समस्या क्या हो गई है? कम हो गई। और अब लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, लेकिन किसके थ्रू? मनी के थ्रू। यानी मनी क्या होगा? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। क्या होगा? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे हम सामानों का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा मनी कहलाता है। ठीक है। अब पैसा तो अलग अलग फॉर्म में होता है। आपने कभी देखा होगा सिक्के के फॉर्म में होता है, आपने कभी देखा होगा नोट के फॉर्म में होता होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक लेकर आया हूँ करेंसी। चलो हम इसको समझते पूरा। ठीक है, ये हमारी जो किस टाइप की करेंसी है? सर ये करेंसी हमारी, अरे यार एक सेकंड रुकना, ये जो हमने करेंसी लिखी है यहाँ पर वो कैसी है? ये 500 का नोट लेकर आया हूँ किसी का मैं चुरा के। ठीक है, ये हमारी करेंसी होगी, पेपर करेंसी। ठीक है, अब मैं इसमें क्या क्या समझाने वाला हूँ, देखो। सबसे ऊपर देखो इस नोट के, ये क्या लिखा हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखा हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक। मतलब इसको जारी किसने किया है? इसको जारी करने वाला, जो जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन है? आरबीआई। कौन है? आरबीआई। ठीक है, चलो एक पॉइंट कवर होगा अपना। अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी होगी, ये लिखा, ये लाइन लिखी है, गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इसकी गारंटी किसने दी है? सरकार ने। इशू किसने करा है? आरबीआई ने। गारंटी किसने दी है? सरकार ने। अब बताओ मुझे कि यदि यदि किसी दुकान पर ये लेके जाओगे तो कोई दुकान वाला मना करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर है, और इसको, इसकी गारंटी किसने दी है? खुद सरकार ने दी है। तो कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता। इतना समझ में आया? चलो, तो ये 500 नोट आपको मुबारक को निकाल के ले जाना। ठीक है, इसका प्रिंट आउट। चलो इतना क्लियर है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पेपर और कॉइन में होता है, बिल्कुल सही बात है। कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई। चलो भैया, अब आरबीआई के फंक्शन पूछे हैं और लोन वोन क्या होता है पहले ही देखना अपने को। ठीक है, चलो ठीक है, पहले मैं आपको लोन समझा देता हूँ क्या होता है ना, समझो। अब आप गए बैंक में। कहाँ गए? बैंक। अब बैंक का काम क्या बताओ मुझे? सर बैंक के दो काम है मेरे नजर में, तीन काम है सॉरी। एक करना है पैसे को डिपॉजिट करना, दूसरा हम वहां से पैसा निकाल सकते हैं, और तीसरा है कि बैंक की क्या देती है? लोन देती है। तीसरा काम क्या है? बैंक की क्या देती है? लोन देती है हमें। ठीक है, अब मैं, अच्छा इसमें एक चीज और आएगी, फॉर्मल इनफॉर्मल। चलो कोई ना, अपन कर लेंगे उसको कवर ना। अब मैं मान लो 100 रुपये जमा करने गया बैंक के अंदर, तो बैंक वाले क्या करते हैं पता है? 15 रुपए उसमें से निकाल के अलग कर देते हैं, और 85 रुपीज में से क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। मतलब टोटल इनकम का, टोटल जो पैसा आता है उसका 15% क्या रख लेते हैं लोग? रिजर्व में रख लेते हैं। किसमें रखते हैं? रिजर्व में। और बाकी 85 जो परसेंट है उसमें से क्या देते हैं? लोगों को लोन देते हैं। अब ये भैया एक किसान भाई साहब है, एक भैया है हमारे,
है ना, ये गए लोन लेने। अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो दोस्तों से ले ले, या तो कहां चल जाए, बैंक में। ठीक है, अब जैसे बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले थोड़ा ना भैया जाओ दुकान लगा के बैठे हैं, कुर्सी लगा करके लोन ले लो लोन ले लो, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे। तो बैंक वाले जैसे जाएंगे ऑफिस में, जैसे ही ऑफिस में आएंगे, मैनेजर मिलेगा उनको, बढ़िया मैनेजर से व्यवहार बनाने की कोशिश करेंगे, तारीफ वारीफ करेंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, मैनेजर बोलेगा भाई आपको लोन चाहिए, हाँ कितना बोला उसने, मान लो 10 लाख रुपए का लोन चाहिए उसको, कितना चाहिए, 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक वाले बोलेंगे देखो हम तुम्हें लोन तो दे देंगे, तुम्हारे पास एसेट क्या है। भैया उनने पूछा एसेट क्या होती है, उन्होंने बोला हम एसेट इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि हम आपको लोन दे दें, आप भाग गए तो हमें आपसे चाहिए कोलेटरल। कोलेटरल क्या होती है, यदि भैया ये गारंटी रहेंगी कि आप अपना पैसा, सॉरी आप हमारा पैसा टाइम पर जमा करोगे, ये गारंटी क्या होती है, कोलेटरल। और इसी को हम लोग अपनी भाषा में बोलते थे टर्म ऑफ क्रेडिट, इन्हें नियम व शर्तें लागू। यानी लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी जब जाके वो लोन मिलेगा, और उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को कोलेटरल बोलते हैं। चलो इतना क्लियर है, बढ़िया, ठीक है जमा जाओ, चलो ठीक है। ये तो होगा कोलेटरल, ये होगा बैंक के, मैंने लोन भी बता दिया आपको कितना परसेंट भी रखती है ब्याज। चलो चलो पहले मैं इसको यहाँ समझ रहा हूँ, आरबीआई का फंक्शन है ना। आरबीआई क्या काम करती है, पहला काम जो है आरबीआई का होगा करेंसी को इशू करना। क्या करना, करेंसी को इशू करना। दूसरा काम है जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम उसको रेगुलेट करना, जितनी भी बैंक है उनको रेगुलेट करना, उनको ऊपर मॉनिटर यानी उनको ऊपर नजर रखना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मतलब देश के अंदर कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी कम करना है, ये सब हाथ किस हाथ में रहता है, आरबीआई के। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व मैनेज करना और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इतना आपका आएगा नहीं, इतना नहीं पूछेंगे आपसे, टेंशन मत लो, ठीक है। 11th 12th में आके पढ़ोगे आप। चलो तीन फंक्शन समझाओ, मैंने बता दिया है भैया, मैंने बता दिया आपको क्या करना, करेंसी को इशू करना, बैंक को मॉनिटर करना, और यदि बैंक किसी भी बैंक को जरूरत पड़ती है तो लैंड देना, उनको पैसे दे देना। लेंडर्स को मांगता है सिक्योरिटी, सीधी सीधी बात है भाई, उसको गारंटी चाहिए, तभी तो पैसा आप चुकाओगे उसको, है ना, नहीं तो भाग जाओगे तो पैसा लेके विजय माल्या बन जाओगे आप, है ना। रोल क्या, लोन लोन का डेवलपमेंट बताओ मुझे। अरे जब देश लोन लेके तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा, अच्छा हेल्थ होगी, अच्छी एजुकेशन होगी। वाई आर बैंक नॉट विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर्स, क्यों नहीं देते, सीधे सीधे कोलेटरल की वजह से। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक का पैसे लेके भाग जाते हैं, कोलेटरल को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सर ये जो टर्म एंड क्रेडिट, टर्म एंड कंडीशन होती है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो अब आता है फॉर्मल सोर्स, यानी हमें पढ़ना है फॉर्मल इनफॉर्मल। अब हमें पढ़ना है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। चलो हमें पढ़ना है, यहाँ पर लिख दो फॉर्मल, यहाँ पर लिख दो इनफॉर्मल। चलो फॉर्मल मतलब समझो, एक व्यक्ति है, उसको पैसे की जरूरत है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो रिश्तेदार से मांग ले, या तो बैंक के पास चले जाए। यदि किसी रिश्तेदार से मांगेगा तो वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल। यदि किसी बैंक के पास जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, फॉर्मल। चलो ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहला फॉर्मल यानी बैंक। क्या मुझे बताओ, बैंक को कोई रेगुलेट करने वाला है क्या, है बिल्कुल है। तो ये रेगुलेट की जाती है, रेगुलेट की जाती है किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऐसा भी आप ले सकते हो। क्या रिश्तेदारों का लोन किसको कितना पैसा दे रहा है, सरकार या आरबीआई रेगुलेट करती है क्या, नहीं, इनका कोई रेगुलेशन नहीं होता। दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन। दूसरा, मुझे बताओ बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट कम रहेगा कि ज्यादा, सीधी सी बात है, यहाँ पर इंटरेस्ट क्या रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, यानी जो ब्याज दर लगती है थोड़ी सी कम लगती है। अब रिश्तेदार जिनसे लोन लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। फॉर्मल बैंक में लोन लेने से आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, ये कार्ड लाओ, वो कार्ड लाओ, मतलब यहाँ पर क्या होता है, पेपर वर्क, पेपर वर्क बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन इनफॉर्मल में पेपर वर्क क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या मुझे बताओ बैंक हर जगह है क्या,
नहीं, तो बैंक हर जगह एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल तो हर जगह है। रिश्तेदार, दोस्त, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा उधार देने वाला। दूसरा, क्या बैंक इजीली अवेलेबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इजीली अवेलेबल है, मिल जाती है, आसानी से मिल जाता है। क्या बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। यही इनफॉर्मल से लोन आसानी से मिल जाता है। तो ये होगा डिफरेंस क्या, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, इससे भी आपका प्रश्न आ चुका है। चलो, तो ये वाले चैप्टर भी क्या होगा अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं एक नया चैप्टर की, और वो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बड़ा प्यारा चैप्टर है, भी मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, कितने प्रश्न आ चुके हैं भैया देख लो एक बार। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। चलो ठीक है, पढ़े ग्लोबलाइजेशन। देखो जरा कुछ प्रश्न आए ना, एक ही दो नंबर के क्वेश्चन आए, समझते हैं फिर भी। मान लो क्या होता है, समझो, ये भारत है, ये इंडिया है। अब इंडिया भी ट्रेड करता होगा, लेकिन ट्रेड किसी से नहीं कर रहा है, बिल्कुल बंद है। इसने अपनी इकोनॉमी क्या करके रखी है, पूरी तरह से क्लोज करके रखी है, नहीं कर रहा ट्रेड किसी के साथ। तो ये ग्लोबलाइजेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन जब ये किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करने लग जाए, तो इन दोनों का मार्केट क्या होगा, यहाँ पर जुड़ चुका है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं होता, सीधे सीधे ट्रेड करना किसी और कंट्री के साथ। जैसे अब आपने आसपास देखो, चाइना के सामान मिलेंगे, कोई साउथ कोरिया का बना हुआ सामान आ रहा है, कोई जर्मनी से बना हुआ आ रहा है, कोई अमेरिका से बना हुआ आ रहा है। जैसे व्हाट्सअप चला रहे हो, अमेरिका का है ना। उसके बाद सैमसंग का मोबाइल चला रहे हो, तो किसका है, कोरियन कंपनी का है। यदि आप चाइना का सामान यूज करो तो चाइना का कहलाएगा। तो ये कैसे आ गया, सीधा सीधा ये आया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सीधे सीधा किसकी वजह से आया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। चलो, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होता है? तो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। वो ये हमें हमारा देश का विकास करवाना है। और देश का विकास कब होगा, जब देश में क्या होगी, एक अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। दूसरा आईटी, है ना। तीसरा है कि नई नई आईटी 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 मतलब ये होता है आपका कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह जो नए नए आते हैं, ठीक है, मार्केट में। तीसरा कम्युनिकेशन, जो एआई वगैरह यूज करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, अरे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हो, ये सब किसकी वजह से आया, बाहर के देशों की वजह से आया ना। अपने पास क्या है अपने पास सिर्फ मोबाइल है, डेटा है, और कंपनी, बाहर की कंपनियों के क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब बाहर की कंपनी है, तो बाहर की कंपनी क्या कहलाती है, एमएनसी। और बाहर वालों के लिए हमारी कंपनी में क्या कहलाएगी, एमएनसी, यानी मल्टी कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये वो कंपनी होती है जब किसी और देश में जाके इन्वेस्ट करती है, वो क्या कहलाती है, एमएनसी कहलाती है। चलो, कौन सा ऐसा मीडियम है जो लोग कंट्रीज को कनेक्ट करता है, वो ट्रेड। सिंपल है। तो हर 24 और 25 में आ चुका है एक नंबर से। अब देखो, एक नंबर का प्रश्न आया और 2 नंबर का प्रश्न आया, बस वो भी सिंपल, सारा सिंपल सा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो, इसके बाद डब्ल्यू था, एक बार समझा देते हैं डब्ल्यू के बारे में। क्या होता है डब्ल्यू, समझो। डब्ल्यू क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, एक इंटरनेशनल, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ पढ़ा ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाउ है, इसका फॉर्मेशन होता है 1 जनवरी 1995 को होता है। इसका काम ये है कि भैया फेयर तरीके से ट्रेड हो, जितने भी देश आपस में ट्रेड करते हो वो फेयर तरीके से करे, मतलब कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस ना करे, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट को या फिर ग्लोबल मार्केट के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़े, नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, ये होगा डब्ल्यूटीओ। चलो, अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर, वो है कंज्यूमर राइट्स। क्या आता है कंज्यूमर राइट, बताओ, कितना आसान चैप्टर था ये। कुछ दिक्कत आई क्या चैप्टर में पढ़ने में? कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत छोटा इकोनॉमिक, बहुत ही छोटा पोर्शन है इकोनॉमिक का, तो बहुत ही छोटा है
है ना। चलो भैया बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता कंज्यूमर राइट। तो मैं एक आपको वो समझा रहा हूं, बस ये इस पिक्चर के थ्रू सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ। ठीक है, क्या होता है कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है, और आपके अधिकार क्या क्या होते हैं, तीनों चीज समझा रहा हूं। फिर अपन प्रश्नों पे आएंगे ना, फिर प्रश्नों पे आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन की। यानी मैं एक कस्टमर हूं, आप किसी दुकान पे गए, चलो मैं एक कस्टमर हूं, आप भी एक कस्टमर हो, हम किसी दुकान पे जाते हैं, तो दुकान वाले जानबूझ के सबसे पहले क्या करते हैं, हाई प्राइस बताएंगे। बताएंगे नहीं बताएंगे, बोलो। अरे भैया उनको प्रॉफिट कमाना है, खास के कपड़ों की दुकान पे जाओ, 50 का कपड़ा है 500 में बताएंगे, है ना। मिलावट तो पूछो ही मत ही, आप कितने मिलावट करते हैं, मिलावट के बिना ज्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएंगे। कभी सभी कर, अरे भाई साहब ये लेके जाओ, ये ऐसा है, ये वैसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा, लेके जाओ, मजा आएगा जीवन में। ठीक है, मिसलीड करना यानी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। कभी सभी क्या होता है, एक्चुअल वेट बताते ही नहीं कितना लिखा हुआ है, किसी उस पर लिखा 100 ग्राम, निकल नहीं रहा 100 ग्राम का वजन उसमें, है ना। कभी सभी भैया क्या होता है, डिफेक्टिव हाजट हाजट सामान से सामान दे रही है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, और बिल बिल तो कोई देता ही नहीं है आज के जमाने में, है ना। चलो, अवेयरनेस क्या होती है भैया, अवेयरनेस ये कि बिल के लिए पूछो आप, है ना। पूरा पढ़ो कि क्या है इसके अंदर लिखा हुआ, कि कितने प्राइस में है, कितने ग्राम का है ना, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ो। क्या गुड है मतलब ये जो ऑफर देते ना मॉल वॉल में कि भैया 50% लेस, क्या करते हैं सुनो, वो 50% का कैसे सुनाता हूँ। मान लो 200 का सामान नॉर्मल प्राइस है उसकी, वो कर देंगे 400 का, उस पर लिख देंगे 400 ऐसे निशान लगा देंगे कट का, और लिख देंगे नीचे 200 रुपए का, वो 200 का ही था, उन्होंने 400 करके 200 कर दिया, ऊपर लिख दिया 50% ऑफ, ऊपर लिख दिया 400, उसको ऊपर ला दिया एक कट का निशान। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या अधिकार है, और यदि आपके अधिकार का वोलेशन हो रहा है तो आप सीधा कंज्यूमर फोरम पे कॉल कर दो। जैसे आपका अधिकार क्या है, राइट टू सेफ्टी, कोई भी सामान हो, है ना, ऐसा नहीं कि सॉरी, कोई भी सामान ले रहे हो तो उसको या उस सामान से आपकी सेफ्टी इंश्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी सेफ्टी को कोई नुकसान हो। आपको पूरा अधिकार है कि आप कौन सा सामान चुनो कौन सा नहीं, यानी दुकानदार आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। दुकानदार को उस सामान की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, उसको आपको सुनना पड़ेगी, वो आपकी कंप्लेंट को सोल्व करना पड़ेगा, राइट टू रिड्रेसल। ठीक है, ये क्या है, आप सबके अधिकार है, ये अवेयरनेस होना चाहिए, और एक्सप्लॉइटेशन कैसा होता है आपको पता ही है। चलो अब हम देखते हैं इस पे, राइट 4 पॉइंट ये बात कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन बता चुका हूं मैं। हाँ, इंपॉर्टेंस या कंज्यूमर अवेयरनेस वो भी बता चुका हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी सामान के बारे में जानकारी लेना। ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, अरे ब्लैक मार्केटिंग मतलब भैया इलीगल तरीके से किसी भी सामान को बेचना, वो क्या कहलाएगा, आपका ब्लैक मार्केटिंग कहलाएगा। कंज्यूमर ड्यूटीज क्या होती है, राइट 6 राइट बता दी मैंने आपको, 2 ड्यूटीज लिखना है। हाँ, हॉलमार्क देखा अभी आपने कभी, समझ तो ऐसा कुछ बना हुआ रहता है इस टाइप का, तो हॉलमार्क होता है, मतलब सामान की क्वालिटी को बता रहा है ये। ठीक है, ओके। चलो, ये हो गया अपनी पूरी इकोनॉमी कंप्लीट, बोलो। अपनी पूरी इकोनॉमी क्या हो चुकी है अब, कंप्लीट हो चुकी है। छोटा से थे यार, मतलब मुश्किल से कितने घंटे कितने मिनट की क्लास हुई होगी, उसको अभी देखते रहते हैं। मुश्किल से आपकी जो क्लास हुई ना अभी 43 मिनट की हुई है, बताओ। 43 मिनट में अपन पूरी इकोनॉमी कंप्लीट कर चुके हैं। अब 10-15 मिनट की बातें करते हैं अपन, थोड़ी सी मजा आ गया जीवन में, है जीवन में मजा लेते हैं। सुनो बेटा, अब अपने 4 के 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं बचा है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको 100% सिलेबस कवर करवाने की। अच्छा सॉरी, माफी चाहता हूँ, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई है ना। 100% सिलेबस नहीं बोलूंगा मैं, अभी नहीं बोलूंगा, रुको 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 रुको, कहाँ रह गई थी, कहाँ रह गई थी यार, एक सेकंड रुकना रुकना रुकना, ये इसमें रह गई, इसमें एक चीज रह गई मुझे पढ़ानी है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो पढ़ लो बस, एक चीज और बची बस, एक चीज और रह गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। भैया इतनी इंपॉर्टेंट थी, कैसे छोटे के दिमाग से निकल गए पता नहीं कैसे। चलो सुनो, क्या होता है, किसी भी शहर में किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मेंबर, ये लोग अपनी डेली, मंथली और वीकली क्या करते हैं ये लोग,
सेविंग करते हैं, क्या करते हैं लोग, सेविंग करते हैं। और सेविंग करने के बाद अपने किसी मेंबर को उसमें से क्या भी सभी कर लेते हैं, लोन भी दे देते हैं। और ये से जो ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब खुद के ग्रुप की खुद ही मदद करना। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ज़्यादा कुछ प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लो, ठीक है। इससे क्या हेल्प मिलेगी भाई, सामने वाले को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ना। जो समाज में समस्या चलती आ रही है वो थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। खासकर महिलाओं के लिए सही साबित होता है। खासकर महिलाओं का बनता है कौन सा समूह, या भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपनी बात पर। चलो अपन क्या कर रहे थे भैया कि अपन ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 100% अपन ने कोशिश करी कंप्लीट करने की। अब इन 4 में से मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटेगा आपका, क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू थे ना सारे ले आया हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना सारे ले आया हूँ, सब कुछ कवर कर लिया मैंने, कुछ भी नहीं छूटा है, नथिंग, जीरो, कुछ नहीं छूटा है। अब आपको क्या करना है, एक वीडियो और आएगी अभी, लास्ट आएगी, वो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, बस पेपर की क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा इसमें। मैं क्वेश्चन में 2-3 साल की करवा दूंगा, 22, 23, 24 और 25। अब 22-23 में कुछ चीजें ऐसी थी जो अब हट चुकी है, तो अपन थोड़ा सा उनको ना के बराबर सोल्व करेंगे, लेकिन 23, 24, 25 अपन अच्छे से सोल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है। अब ये तो चीज हो गई अपनी, ये तो करना ही करना है अपने को। दूसरा आपको ये करना है कि चारों वीडियो को देखने के बाद एक कंप्लीट रिवीजन कर लेना सभी क्वेश्चंस का अच्छे से 2 से 3 बार। इससे ये होगा कि आपके 70+ नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अब वो क्या होता है, मैप का आता है 4-5 नंबर का, यदि आपने मैप में गलती कर दी तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। मैप भी करवा देंगे अपन एक बार, पर मैप भी करवा देंगे। मैप अपन किस बेस पर करेंगे, पीवाईक्यू बेस पर, ठीक है। पीवाईक्यू के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, मैप करेंगे एक दिन, ठीक है। बैठ के एक दिन क्या करेंगे अपन, मैप करेंगे। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये तो होगा अपना पूरा, चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग हर एक चीज अपन कवर कर चुके हैं। और मैं नहीं मानता कि इससे बाहर कुछ जाएगा, है ना। वो तो किस्मत है भाई, है ना, सबका लक है ना। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो सबके अपनी अपनी क्या है, फिर किस्मत है। तो भाई 4 वीडियो हो चुके हैं, पूरे सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर क्या होगा, एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद जब भी आपका एग्जाम होंगे उसमें हमारे की डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चैप्टर, ठीक है। चलो तो अभी हम आपसे अलविदा कहते हैं, अपना एग्जाम पे बढ़िया फोकस करिएगा। टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, मात्र 20 दिन बचे। आज तारीख कितनी हो रही है, आज तारीख है आपकी, कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी, जनवरी का 9-10 तारीख आ है, तो 20 दिन इसके बच्चे हैं, 5-6 दिन फरवरी के बच्चे हैं। तो मुश्किल से 20 दिन ही मान लो आप, तो मोटा मोटा 20 दिन बच्चे हैं और 5-6 सब्जेक्ट है। और डिवाइड कर लो आपको कितने दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, ठीक है। प्रॉपर आंसर राइटिंग कर लो, प्रॉपर सारे पीवाई को सोल्व कर लेना, हर एक सब्जेक्ट के 4-5 साल के कर ही लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी मैं जब मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा उसमें देखना किस पैटर्न में करवाऊंगा मैं ना, हर एक चीज आपको डिटेल में वहां पर समझा दूंगा, ठीक है। एक एक पॉइंट अपन सीधे सीधे कवर कर लेंगे, ओके। चलो तो हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। तो हमारे इससे पहले 3 वीडियो और आ चुकी है, तीनों वीडियो को देख लेना, फिर चौथी वीडियो भी देख लेना, मजा आएगा जीवन में। बस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, जय जय भारत।